तो चलिए विद्यार्थियों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्स क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके सामने दिए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को बीच में ही छोड़कर ना जाएं, लास्ट तक देखें, समझें और मैं इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि आंकड़ों 2, 6, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 2, 3 का बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं? दिए गए आंकड़ों में वह संख्या जो सर्वाधिक बार आती है, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता मूल्य वाला जो पद होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक बार संख्या कौन सी आई है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, 2 और 2, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 1, 2 और 3। इसके अलावा 3 बार और कोई नंबर नहीं है। तो अर्थात इसका बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। कि दिए गए आंकड़ों में 2 सर्वाधिक बार आया है तो इन आंकड़ों का बहुलक भी कितना होगा? 2 होगा। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण, और 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण होता है बच्चों कितने डिग्री का? 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर मैंने एक घड़ी बनाई और मान के चलो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 और ये है 9। जब घंटे की सुई यहाँ से स्टार्ट होके और लौट के पुनः इसी जगह पर जब वापस आएगी तो वो पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री कोण पर घूम जाएगी। लेकिन यहां से चलकर और दोबारा यहीं तक लौट कर आने में उसे कितना टाइम लगा? 12 घंटा। अर्थात 12 घंटे में घड़ी ने कितनी डिग्री कोण पे घूमी? 360 डिग्री कोण पे घूमी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1 घंटे में, और जब 1 घंटे में निकालेंगे बच्चों तो 12 का 360 में का दे देंगे भाग, और 12 का 360 में भाग देंगे तब आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस हिसाब से घड़ी की जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण पर घूमती है? 30 डिग्री कोण पर। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होता है। तो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो n होता है, अर्थात संख्या के बराबर। यानी मैं 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछूंगा तो 5 होगा, या मैं 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछूंगा तो 10 होगा। यानी जितनी यहाँ पर संख्याएं होंगी माध्य भी उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सारवंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। यानी प्रथम पद 2 है, सारवंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी? तो देखो बच्चों, प्रथम पद कितना है? 2, यानी a बराबर 2 और d बराबर कितना दिया है? 3। प्रथम पद को a से लिखते हैं और जो सारवंतर होता है उसे किसे लिखते हैं? d से। तो यहाँ पर सारवंतर 3 दिया है और प्रथम पद कितना दिया है? 2। हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है उसमें आप a और d की वैल्यू रखते चले और आपको समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d। 3 पद ज्ञात करके देख लेते हैं। a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 प्लस 3, a की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 3, और यहाँ पे ये डॉट डॉट कर दिया। 2, 2, 3, 5, 3 दूनी 6, 2, 8, 2, 5, 8। 2, 5, 8 किस में लिखा है? देखो तो 2, 5, 8, 11। इसके अलावा और किसी में 2, 5, 8 नहीं लिखा है। तो इस हिसाब से इस का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक खंबे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तब उन्नतांश कोण होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में बच्चों यदि लंब और आधार दोनों समान हो, और लंब और आधार दोनों समान हो तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। यदि ये दोनों समान है तो इस स्थिति में शेष ये दोनों कोण 45 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री के। इसे कहते हैं हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समकोण के अतिरिक्त जो शेष 2 कोण होते हैं वो दोनों कोण समान होते हैं और 45 डिग्री के होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब हमें क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह या मध्यमान ज्ञात करने आ जाए, वर्ग चिन्ह या मध्यमान, तो वर्ग चिन्ह या मध्यमान ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह या मध्यमान ज्ञात करना हो तो बच्चों हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। निम्न सीमा क्या होता है बच्चों? तो जो वर्ग में पहली संख्या दे रखी रहती है वो तो लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा l की वैल्यू होती है, और जो बाद में संख्या दी गई होती है
उसे बोलते हैं हायर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 और H की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 20 + 30 बट्टे 2, 20 में 30 जोड़ेंगे तब आएगा बच्चों 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से इस दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं और वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं और समान को हम बराबर भी कहते हैं। इस प्रकार से बेटा अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वर्ग 5 से 15 की वर्ग माप है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, वर्ग माप। वर्ग माप में देखते हैं कि इनके बीच में कितने का अंतर है, यानी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। जब हमें वर्ग माप ज्ञात करना हो तो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं माइनस, यानी पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या में घटानी है। 15 में से 5 घटाएंगे तब कितना आएगा 10। तो इसकी वर्ग माप कितनी हो जाएगी बच्चों 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा और 5 cot स्क्वायर थीटा। देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा 5 cot स्क्वायर थीटा और 5 cosec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे 5 और 5 दोनों जगह दिया है तो मैंने 5 का निकाल लिया कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद हम बच्चों 5 से इनको क्या करेंगे डिवाइड, और 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से 5 यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे क्या बचा cot स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चों मैंने क्या किया कि 5 से 5 यहाँ पर भी काट दिया तो यहाँ पर क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपके सामने सर्वसमता दी है वो थोड़ी अनफिट बैठ रही है, क्योंकि देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन यदि हम इसमें से माइनस निकाल लें तो यहाँ पर एक उचित सर्वसमता बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस कॉमन निकालने पर यदि दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगा है और हम वहां से माइनस कॉमन निकालते हैं तो संख्याएं अपना स्थान परस्पर बदल लेती हैं। अर्थात जो पीछे वाली संख्या होती है वो आ जाती है बच्चों आगे, और जो आगे वाली संख्या होती है वो कहाँ पहुंच जाती है पीछे। संख्या अपना स्थान बदल लेंगी, और जैसी संख्या स्थान बदल लेंगी बेटे हो तो यहाँ पर आपको एक ये उचित सर्वसमता दिखाई दे रही है। और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे कोष्टक की जगह पर कितनी रख दूंगा 1, यानी -5 × 1, और -5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, सॉरी माइनस के 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस 1 बराबर है। sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 किसके बराबर होगा, और उसके साथ में कितना दिया है +1। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50, तो यहाँ पर एक सर्वसमता लग जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो इसकी जगह पर तो कितना आ गया 1, और +1 ये दिया है तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 2, 1 पे 11, 1 और 1 2, ऐड करने पर कितना आएगा 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों 2 होगा। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में होता है। किसे ज्ञात करने में होता है, माध्यक ज्ञात करने में होता है। यदि 6x + y बराबर 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। 6x + y बराबर 10 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। यदि बेटे आपके लिए ऐसे संतुष्ट करने वाले युग्म के बारे में जानकारी करनी है तो जैसे ऑप्शन में यहाँ पे ये मान दिए हैं, हम क्या करेंगे कि यहाँ से मान रख के देखेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो वही जो हल होगा वही हल उस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। और यहाँ पर जो आपको युग्म दिखाई दे रहे हैं इनमें पहली वैल्यू तो होती है बच्चों x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, ऐसे इनमें भी मान दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस समीकरण में जो दिया है आपके सामने 6x + y बराबर 10, इसमें हम क्या करेंगे x की जगह पर 1 रख के देखते हैं और y की जगह पर 4। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 1,4। तो हम क्या करेंगे जस्ट 6 × x की जगह पर कितना रखा 1 प्लस y की जगह पर रखा 4। अब 6 एकम 6 + 4 और कितना हुआ 10, और बराबर में भी कितना चल रहा है बच्चों 10 चल रहा है। अर्थात दोनों पक्ष कैसे हो रहे हैं समान। कब, जब हम
x बराबर 1 लेते हैं और y बराबर कितना लेते हैं 4। तो इस प्रकार से आज के हमारे ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। और यदि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू, धन्यवाद।